हेलो मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, मेरे दिलों की धड़कनों, सबको सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और आपके भगवान तुल्य माता पिताजी को भी मेरा प्रणाम है। तो आज मेरे दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 2023 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर बाय चैप्टर, उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को देखिए। इनसे बाहर एक भी नहीं, कोई माइक का लाल नहीं रोक सकता, इनसे बाहर नहीं। ये आपका बुक का ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से आपका हिंदी व्याकरण का भी आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक। क्या देखेंगे हम लोग? क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक जो पूछा गया है हिंदी क्लास 12 के लिए, जो आपको 2024 में आपके पेपर में छपने वाले हैं। इन्हीं में से कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा 50-60 जो आपको छपेगा। 60 तो नहीं होगा, 50 के आसपास होगा। तो चलिए आगाज करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। चैप्टर बाय चैप्टर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो हम लोग पढ़े थे आधुनिक काल के रचनाकार है। किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के रचनाकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर नया। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, उर्दू। बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? मेरे दोस्तों, किस विषय का अध्ययन किए बताइए आप ही लोग। तो संस्कृत विषय के। किस विषय के? संस्कृत विषय के अध्ययन किए। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? कहते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। मेरे दोस्तों बताइए किस तरह से बाहर निकल पड़ता है? तो बातचीत के जरिए। किसके जरिए? बातचीत के जरिए। फिर अगले क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा, स्मरण, ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? मेरे दोस्तों क्या है? वह ललित निबंध है। क्या है? वह कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1912, 20 जुलाई 1913, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1915। बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? निधन कब हुआ था? यहाँ पर निबंध पूछा है। तो 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट का निधन हुआ था। उसने कहा था कहानी के नायक हैं। उसने कहा था कहानी के नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। कहते हैं कि उसने कहा था कहानी के नायक है। मेरे प्यारे बच्चों, कौन है नायक? लहना सिंह नायक है। कौन? लहना सिंह। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान और वालियस प्रधान। मेरे दोस्तों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? मेरे प्यारे बच्चों, वह कर्म प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जयपुर, लखनऊ, अमृतसर, चंडीगढ़। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? मेरे प्यारे बच्चों, अमृतसर का चित्रण है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? वजीरा सिंह, लाना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार। कहते जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मनी की जो डुप्लीकेट लपटन है उसको किसने मार गिराया? तो हम लोग को पता है कि किसने? लाना सिंह ने मार गिराया। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925।
हमें आज 180 प्लस क्वेश्चन को देखना है और देखेंगे। इन्हीं में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो फंसेगा, ऐसा का मतलब 50 क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा, इसी में से फिक्स है। तो मेरे दोस्तों क्या है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो उसने कहा था 1915 की रचना है। कब? 1915। गुलेरी जी के प्रमुख कहानियों का नाम बताइए। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था इनमें से सभी। गुलेरी जी अपने जीवन की अवधि में केवल 3 कहानी लिखे, यानी कितने कहानी? केवल 3 कहानी लिखे, और तीनों कहानी यही है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? विवाह, मंगनी, तिलक, गौना। कुरमाई का क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों? कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ध्यान देंगे, कुरमाई का जो अर्थ होता है वो मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी होता है जी। आप लोग जानते होंगे कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। ठीक है, आगे देखिए। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? रोज ओ सदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, उसने कहा था। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी में लाहना सिंह ने ये पंक्ति को उच्चारण किया था, यानी उसने कहा था। लाहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? लाहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? कीरत सिंह, तीरथ सिंह, जीवन सिंह, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि लाहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था? मेरे प्यारे बच्चों, क्या नाम था? कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह नाम था। क्या? कीरत सिंह। लाहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के, मगरे के, गुरु बाजार के, नगर कोट के, है ना। तो लाहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे मेरे दोस्तों? लाहना सिंह जो है कहाँ के रहने वाले थे? ध्यान दीजिएगा, लाहना सिंह जो है वो माझे के रहने वाले थे। सही कर लीजिए आप लोग कि लाहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के। लाहना सिंह कहाँ के रहने वाले थे? माझे के रहने के। और मगरे के कौन थे? सूबेदार ने। निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। कहते हैं कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज पुरस्कार। बताइए, कहते हैं कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया? मेरे प्यारे बच्चों, आप ही लोग बताइए कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण क्रांति से लिया गया यह पंक्ति है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जे कृष्णमूर्ति, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, जिसको जेपी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान। कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका। किस देश का? अमेरिका देश का दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोकनायक, जननायक, नरनायक, देश नायक। मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? लोकनायक। अभी हम लोग को पास समय बहुत कम है, इसीलिए एकदम स्पीड में हम लोग चल रहे हैं। और ये मैथ साइंस नहीं है कि तोड़ के बताएंगे, ये चैप्टर की क्वेश्चन है। आप एक बार चैप्टर को यदि पढ़े होंगे, है ना, इसको समरी को यदि आप लोग सारांश को पढ़े होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोकनायक, लोगों का हीरो। संपूर्ण क्रांति वाला भाषण के गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? कहते हैं कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण के गांधी मैदान में, यानी संपूर्ण क्रांति वाला जो भाषण था उसको गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? 5 जून 1974 को, 6 जून 1974 को, 7 जून 1974 को, 8 जून 1974 को।
मेरे दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे, 5 जून 1974 को गांधी के पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया। तो 5 जून 1974, ऑप्शन नंबर ए। चलो नया क्वेश्चन देखो। दल विहीन कहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, समाजवाद, अधिनायकवाद। दल विहीन लोकतंत्र जो है किसके मूल उद्देश्यों में है, तो किसके, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए, नौ सैनिक विद्रोह, बंग भंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चुआड़ आंदोलन। मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में जेल गए। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने, 1922 में, 1924 में, 1925 में, 1926 में। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, 1922 में, 1922 में बने थे। किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। मेरे प्यारे बच्चों, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलते हुए जूही की माला है। प्रेमचंद, अज्ञे, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने ही इसको रचना किया है, यानी ये क्वेश्चन जो है अर्धनारीश्वर शीर्षक से लिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था, ज्ञानपीठ, वह किस रचना पर, तो उर्वशी रचना पर। क्या, उर्वशी। और संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला था ना, ये उस पे मिला था, आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर पूछा ज्ञानपीठ, तो उर्वशी। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई एक काव्य कृति है। युद्ध और शांति के बारे में जो लिखा गया वह काव्य कृति क्या है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी है ना, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इनमें से सभी। मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध और शांति के बारे में जो लिखा है उस काव्य का नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है, कुरुक्षेत्र। चलिए फिर आगाज करते हैं नए क्वेश्चन को। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी इस निबंध को लिखने वाले का नाम बताइए। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, जगदीश चंद्र माथुर। मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर को जो लिखने वाले हैं उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उसका नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर है। चलिए फिर एक नए क्वेश्चन देखते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है, निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। अभी बार क्वेश्चन आ रहा है, अर्धनारीश्वर निबंध, अर्धनारीश्वर निबंध, ये कौन सी विद्या है, आपको निबंध है। नारी और नर एक ही तरफ की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, ओ सदानीरा, सिपाही की मां, अर्धनारीश्वर, परगीत और समाज। नारी और नर एक ही दर्भ की 2 प्रतिमाएं हैं, ये पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ में आया है, मेरे प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर में। किसमें, अर्धनारीश्वर। रोज कहानी के कहानीकारक है, अज्ञे, मोहन राकेश, मलयज, बालकृष्ण भट्ट। कहते हैं कि रोज कहानी के कहानीकारक है, रोज। अब बताइए, रोज का जो लेखक है उसका नाम पूछ रहा है, तो रोज कहानी के कहानीकारक जो है उसका नाम अज्ञेय है। मालती के पति का नाम है चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर, रामनाथ। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मालती के पति का नाम क्या है, उसका नाम महेश्वर। क्या नाम है, महेश्वर। गैंग्रीन क्या है, गांव, पौधा, जानवर, बीमारी। कहते हैं कि गैंग्रीन क्या है, गैंग्रीन क्या है, मेरे प्यारे बच्चों, गैंग्रीन जो है वह एक बीमारी का नाम है। क्या है, बीमारी का नाम। रोज कहानी के नायिका कौन है, मालती, कलावती, सुनीता, रागिनी। तो रोज कहानी के नायिका कौन है, रोज कहानी के नायिका कौन है, तो मालती। कौन है, मालती। मालती का पति पेशे से क्या था, नेता, लेखक, डॉक्टर, शिक्षक। मालती का पति पेशे से क्या था, मालती का पति पेशे से जो है वह डॉक्टर, क्या था, डॉक्टर था। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं,
रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? लेखक ने, पति ने, भाई ने, चाचा ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, मालती से मिलने के लिए लेखक न गया था, तो लेखक ने पूछा। किसने पूछा? लेखक ने। तार सप्तक के संपादक कौन है? मोहन, राकेश, बालकृष्ण भट्ट, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक कौन है? तो मेरे दोस्तों कौन है? अज्ञेय। किसने है? अज्ञेय। रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? महेश्वर, लेखक के, मालती के, इनमें से कोई नहीं। बताइए, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था? तो अपने माताजी यानी मालती के शरीर से। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, सुखदेव। मेरे प्यारे बच्चों, भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किसके सहयोगी थे? पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा, चंद्रमा सिंह। कहते हैं एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ का जो लेखक है उसका नाम क्या है? भगत सिंह। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? भगत सिंह इसका नाम है। सुरक्षा कहाँ हो सकती है? घर के बाहर, चुनौती को झेलने में, मैदान में, या घर के भीतर? सुरक्षा कहाँ हो सकती है? सुरक्षा कहाँ हो सकती है मेरे बच्चों? चुनौती को झेलने में। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? भगत सिंह, मोहन, राकेश, नामवर सिंह, जे.के. सुमूर्ति। मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो किसकी है? भगत सिंह। किसकी है? भगत सिंह की है मेरे प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को? तो आपका क्वेश्चन क्या है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है मेरे प्यारे बच्चों? तो भगत सिंह का कहना था कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा जाता है। ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है? उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। बताएंगे आप लोग कि ओ सदा नीरा शीर्षक का संबंध जो है किस विद्या से मेरे प्यारे बच्चों? किस विद्या से है? तो वह एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ओ सदा नीरा जो है इसका लेखक कौन है? ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह। तो आप बताइएगा कि ओ सदा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर। चलिए पुनः नए क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? 15 जुलाई 1916 को, 16 जुलाई 1917 को, 17 जुलाई 1918 को, 18 जुलाई 1919 को। तो आपका क्वेश्चन 46 नंबर है कि जगदीश चंद्र क्या कहते हैं कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों 16 जुलाई 1917 को। हम लोग आज क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। ये आज तक बिहार बोर्ड 2023 तक जितना भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से पूछा गया, बुक से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया है वह क्वेश्चन हम आज आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। लगभग आपको 180 ऑब्जेक्टिव है और कोई माइका लाल नहीं रोक सकता इस 180 ऑब्जेक्टिव में आपको एग्जाम में आने से। जितना भी ऑब्जेक्टिव बुक से आएगा आपको इसमें से बिल्कुल फंसेगा। इसलिए आप लोग बिना स्किप को एक ही क्वेश्चन को सुनने का प्रयास कीजिए। हम अपने आप को फास्ट कर रहे हैं क्योंकि ये साइंस मैथ नहीं है कि हमें विश्लेषण की जरूरत है। आप लोग सिर्फ एक झलक सुन लीजिएगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव एकदम धुआं हो जाएगा। इसी तरह आपको हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन बैंक जितना भी क्वेश्चन अभी तक 2023 तक पूछा है, लगभग 250 क्वेश्चन है, उसको भी हम कराएंगे। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए नए क्वेश्चन पुनः देखते हैं।
ओ सदा नेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बिखरे छन से, नील कुसुम से, बोलते छन से, हारे को हरि नाम से। कहते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कि ओ सदा नेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े थे कि बोलते छन से। कहां से लिया गया है? बोलते छन से। फिर नया क्वेश्चन आपका है, रामपुरवा कहां है? भीति हरवा के पास, नवगछिया के पास, इलाहाबाद के पास या रांची के पास? आपका 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रामपुरवा कहां है? रामपुरवा आपका कहां है मेरे दोस्तों? तो रामपुरवा जो आपका है भीति हरवा के पास है। ये हम लोग पढ़े थे किसमें? ओ सदा नेरा चैप्टर के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको आता है। गंडक नदी का जल सदियों से शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है, ठंडा रहा है। आप लोग बताइएगा कि गंडक नदी, 49 नंबर क्वेश्चन, कि गंडक नदी का जल सदियों से, गंडक नदी का जो जल है वह सदियों से किस प्रकार है? तो हमेशा चंचल रहा है। क्या रहा है? हमेशा चंचल रहा है। गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? कहते हैं कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, उनके भाई ने। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन आपका 50 कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? आपका जो क्वेश्चन है किसने जगह दी, तो हम लोग देखे थे मठ के महंत लोगों ने इनको जगह दिए थे। किसको? गांधी जी को। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन पुनः। गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया, यानी गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जला दिया? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने या छात्रों ने? मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया, यानी खाली स्थान में क्या होगा? किसने जला दिया? तो हम लोग क्या देखे थे? एमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को क्या कर दिया था? जला दिया था। ठीक है, चलिए एक और नए क्वेश्चन देखते हैं। सरैया मन ताल का जल कैसा है? कहते हैं सरैया मन ताल का जल कैसा है? चंचल, स्थिर, गहरा, गंदा। सरैया मन ताल का जल कैसा है? जल मेरे प्यारे बच्चों कैसा है? आपका क्वेश्चन है 52 कि सरैया मन ताल का जल कैसा है? जल कैसा है? तो गंडक नदी का जल हमेशा चंचल था, और यहाँ पर आपका है सरैया मन ताल का जल कैसा है? यहाँ पर स्थिर। क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। चलिए, कर्नाटक वंश के राजा थे। कहते हैं कर्नाटक वंश के राजा थे, या कर्नाटक वंश के राजा थे। राजा रमन सिंह देव, राजा लक्ष्मण सिंह देव, राजा राज सिंह देव, राजा हरि सिंह देव। देखिए, अब आपको सिलेक्शन करना है कि 100 ऑब्जेक्टिव में मेरा इजिली ऑब्जेक्टिव कितना आ सकता है। इजिली ऑब्जेक्टिव आपको रखना है, जिसमें लगे, जिस ऑब्जेक्टिव में लगे कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इसको रंग सकते हैं, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव में 70 आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। कहीं से भी क्वेश्चन डालेगा मिलना है। आपका क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक वंश के राजा थे राजा हरि सिंह देव। राजा हरि सिंह देव। पुनः एक नए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? कहते हैं कि ओ सदा नेरा शीर्षक पाठ के अनुसार चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा को किसने लिखी? राजेंद्र बाबू ने, देवदास गांधी ने, रामनवमी प्रसाद ने या बवन जी गोखले ने? तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा आपका ए होगा। क्यों? क्योंकि राजेंद्र बाबू ने गांधी जी के चंपारण के चमत्कार के बारे में लिखा था, यानी राजेंद्र बाबू ने। फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागत है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? बहुत ही लाजवाब, शानदार, जानदार, मिसाल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा है कि फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागत है उसे गोली मार दी जाती है। डॉट डॉट उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? सिपाही की मां, उसने कहा था, ओ सदा नेरा, परगीत और समाज। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़े थे ना सिपाही की मां में मुन्नी और मानक है ना। यहाँ पर एक मध्यम परिवार के बारे में वर्णन किया गया है। आगे वह क्वेश्चन आएगा।
सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की मां, सिपाही की मां चुन्नी, बिस्नी, किसनी, मुन्नी। मेरे प्यारे बच्चों, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? यानी इसमें जो ऑप्शन दिया है इसमें आपको सिपाही की मां कौन है? सिपाही की मां 56 नंबर क्वेश्चन देखोगे कौन होगा? सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? तो सिपाही की मां का नाम कौन था? बिस्नी। क्या था? सिपाही की मां का नाम बिस्नी, क्योंकि मानक सिपाही बनकर लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो बिस्नी। सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताइए। मोहन, राकेश, कालिदास, ज्ञान रंजन, रवि रंजन। मेरे प्यारे बच्चों, सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम, यानी सिपाही का मां, सिपाही की मां जो एक टॉपिक है उसका लेखक कौन है? मोहन राकेश। कौन है उसका लेखक? मोहन राकेश। तो हम 57 नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी, कृष्ण मोहन गुगलानी, राधा कृष्ण गुगलानी, राम कृष्ण गुगलानी। मेरे प्यारे बच्चों, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी। सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है? अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से, पैर तले की जमीन, आसट का एक दिन, लहरों के राजहंस। कहते हैं सिपाही की मां शीर्षक एकांकी जो है किस संग्रह से लिया गया? किस संग्रह से लिया गया मेरे दोस्तों? तो अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से। सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है। निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। बताइए आप लोग क्वेश्चन कि सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु है, यानी सिपाही की जो मां है किसके बारे में लिखा गया है? तो हम लोग पढ़े थे ना जी, इसमें पढ़े थे कि निम्न मध्यम वर्ग की, निम्न मध्यम वर्ग की दुर्दशा के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसका लेखक मोहन राकेश है। इसमें बिस्नी का 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री, जिसका नाम मुन्नी और मानक था। मुन्नी कौन थी? सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवानी की बेटी या बिस्नी की बेटी? मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बेटी थी? बिस्नी की बेटी थी। सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच क्या पड़ी है? चौकी, कुर्सी, खस्तहाल, चारपाई, मोढ़ा। कहते हैं कि सिपाही की मां एकांकी में आंगन के बीचों बीच में क्या पड़ी है? तो खस्ताहाल, चारपाई, खस्ताहाल, चारपाई पड़ी हुई है। ये सब आपको किताब के अंदर की क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परगीत और समाज को किसने लिखा है? किसने लिखा है? आपका यहाँ पर ऑप्शन है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नंद किशोर नवल, मैनेजर पांडे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इन तीनों का नाम ही नहीं सुने थे, तो क्या होना चाहिए? नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? 64 नंबर क्वेश्चन देखो कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 जुलाई 1928 को, 28 जुलाई 1927 को, 29 जुलाई 1927 को, 30 जुलाई 1929 को। मेरे प्यारे बच्चों, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जो है जन्म कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 को। चरम व्यक्तिगतता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? कहते हैं कि चरम व्यक्तिगता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की है? झूठन, शिक्षा, परगीत और समाज, सिपाही की मां। मेरे प्यारे बच्चों, 65 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना कि चरम व्यक्तिगता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? तो देखिए, हम लोग अभी एक कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो गया है? नामवर सिंह का परगीत और समाज। यहां पर हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको पूछा हुआ क्वेश्चन लाए हैं। तो परगीत और समाज के अंतर्गत ये उक्ति आया था। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसका कथन है? थियोडोर एडोना का, मलियज का, रामधारी सिंह दिनकर का, उदय प्रकाश का। कहते हैं कि कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। किसका कथन है? थियोडोर
एडोना का, किसका? थियोडोर एडोना का यह कथन था। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया? कहते हैं कि परगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया? आपको यहाँ पर ऑप्शन है, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, कहना न होगा, वाद विवाद, संवाद से। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही हाई वोल्टेज की क्वेश्चन है कि कहां से लिया गया? वाद विवाद से। कहां से? वाद विवाद संवाद से। झूठन क्या है? झूठन क्या है? हम लोग देखते ही देखते 10 नंबर टॉपिक पे चले गए। आपका जो गद का जो सिलेबस है यहाँ पे अंत हो जाएगा। आज हम लोग 180 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपको अभी तक बिहार बोर्ड ने इन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस्तेमाल किया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा इन क्वेश्चन पर। आपको यदि 50 ऑब्जेक्टिव यदि आपका सही हो जाता है तो रह जाएगा सब्जेक्टिव 50। और सब्जेक्टिव 50 में आप लोग जानते ही हैं यार, 5 क्वेश्चन 2 नंबर या पूछेगा, 3 आपको 5 नंबर या पूछा जाएगा, एक संक्षेपण 4 नंबर में, एक आवेदन पत्र 5 नंबर में, 2 अवतरण पूछा जाएगा 8 नंबर में, और एक निबंध पूछा जाएगा 8 नंबर में। आप 50 को इतना अच्छा से टच करके आइएगा कि कम से कम 46 नंबर आपको आना चाहिए। तो 50 और 46 जोड़ी आप लोग कितना हो सकता है? समथिंग आपको 96 नंबर हो जाता है। हिंदी में 96-97 नंबर आता है। बस आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेशन में रखना है। तो झूठन क्या है मेरे दोस्तों? रेखा चित्र, शब्द चित्र, कहानी, आत्मकथा। ये झूठन जो है ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है मेरे दोस्त? आत्मकथा। झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिंह दिनकर, जे कृष्णमूर्ति, मलयज। मेरे प्यारे बच्चों, झूठन शीर्षक आत्मकथा का जो लेखक है उसका नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसका नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। पुनः एक क्वेश्चन को देखना है, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? यानी झूठन आत्मकथा में जो स्कूल के एचएम का हेडमास्टर प्रधानाध्यापक, उसका नाम क्या था? बलिराम, छलीराम, कलीराम, धनीराम। तो हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था? कलीराम। उस विद्यालय के, जिस विद्यालय में ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ते थे, उस विद्यालय के हेडमास्टर का नाम क्या था? कलीराम। झूठन किस चेतना की रचना है? धार्मिक चेतना की, सांस्कृतिक चेतना की, दलित चेतना की, राजनीतिक चेतना की? मेरे प्यारे बच्चों, झूठन किस चेतना की रचना है? तो दलित चेतना की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो महार जाति से, क्या कहते हैं, ये आपको दलित जाति से जो बिलोंग करते थे, उस जाति को चाहते थे तहस नहस करके हम अपना अधिकार को ले, है ना? तो दलित चेतना की। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकारक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, नामवर सिंह, भगत सिंह, रामधारी सिंह। आप ही लोग बताइए कि हमारा टॉपिक अभी झूठन चल रहा है, तो इसका लेखक कौन होना चाहिए? झूठन का जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि तो लिखा होगा सलाम कहानी संग्रह के कहानीकारक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, भगत सिंह ने, मलयज ने, नामवर सिंह। तो देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी किस लेखक ने की? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने की। झूठन शीर्षक आत्मकथा में मरे हुए पशु की खाल कहां बिक जाती थी? बरला में, चंदौली में, मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में, शाहजहांपुर में। आप लोग बताइए, मुजफ्फरनगर के चमरा बाजार में मरे हुए पशु के खाल बिकते थे। मलयज की रचना नहीं है। मलयज की रचना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मलयज की रचना नहीं है। न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खोद, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की रचना इसमें से बताइए क्या होगा? न आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खोद, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज की रचना क्या होगा? तो मलयज महोदय जो है इसमें से किसी को नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? कहते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? डायरी साहित्य, कहानी, यात्रा साहित्य, व्यंग साहित्य। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसका लेखक जो है आपको ये कहते हैं लेखक उदय प्रकाश शायद है। और ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर चेंज है
कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, यानी कौन सी विद्या है? तो ये क्या है? डायरी साहित्य। क्या है मेरे दोस्तों? ये डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या है? डायरी है। मलियज का मूल नहीं, मलियज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक कौन है? मलियज। कहते हैं कि मलियज का मूल नाम बताइए। निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मलियज का मूल नाम बताइएगा क्या होगा? मलियज का जो मेरे दोस्तों मूल नाम है, मलियज का जो मूल नाम था, कई बार क्वेश्चन आया है, भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलियज, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। कहते हैं यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा? मलियज के द्वारा। किसके द्वारा मेरे दोस्तों? मलियज के द्वारा लिखा गया है। अरेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? अब आता है क्वेश्चन कि अरेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है? कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध संग्रह। तो अरेबा पड़ेबा जो है, अरेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी रचना है? तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है। तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक का नाम बताइए। उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद, अज्ञे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक का जो नाम है वो क्या है? कहानी का नाम क्या है? उदय प्रकाश। यानी तिरिच शीर्षक कहानी के कहानीकारक का नाम क्या है? उदय प्रकाश। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? बिल्ज, संडे मेल, ईस्टर्न स्टार, इंडिया टुडे। कहते हैं कि उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? किस पत्रिका के, है ना? किस पत्रिका के? तो संडे मेल। किस पत्रिका के? संडे मेल। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, शिक्षा। आप लोग बता सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? मेरे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, जे कृष्ण महोदय किसको लिखा है? शिक्षा को लिखा है। किसको लिखा है? शिक्षा को लिखा है। शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे। तो शिक्षा शीर्षक निबंध किसने लिखा? तो जे कृष्णमूर्ति ने लिखा। किसने लिखा? जे कृष्णमूर्ति। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, कृष्ण मार्गी, इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? 84 नंबर क्वेश्चन जो आपका है। अब यहां से कविता की दुनिया में हम लोग चले आए हैं। देखिए, एक से एक क्वेश्चन आपको आएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है? मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम मार्गी। कैसे कवि? प्रेम मार्गी। करवक किनकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, केशवदास। करवक किनकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, करवक किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? सगुन कृष्ण भक्ति शाखा, सगुन राम भक्ति शाखा, प्रेमाख्यान काव्य, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? किस परंपरा के कवि है मेरे दोस्तों? तो ये हो जाएगा प्रेमाख्यान काव्य का। प्रेमाख्यान काव्य का। इनमें से प्रेम की पीर के कवि है जायसी, नावादास, सूरदास, कबीरदास। इनमें से प्रेम की पीर बहुत ही है वोल्टेज का क्वेश्चन है, बहुत ही गर्दा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन तो एग्जाम में फंस जाता है। कहते हैं कि इनमें से प्रेम की पीर के कवि किसे कहते हैं? तो जायसी को। किसको कहते हैं? जायसी को कहते हैं प्रेम के पीर के कवि। प्रेम के पीर के कवि जायसी। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मैथिली, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा आपको क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? क्या है भाषा? अवधी। क्या है? अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? जायस कब्र अमेठी लाहौर, जायस कब्र अमेठी हरियाणा, जायस कब्र अमेठी मध्य प्रदेश, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान कहाँ था? निवास स्थान कहाँ
था। मेरे प्यारे बच्चों, आपका 89 नंबर जो क्वेश्चन कहता है इसका निवास स्थान कहाँ था, तो जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम बताइए। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलनामा, उपयुक्त सभी। तो कहते हैं कवि मलिक मोहम्मद जायसी की कृतियों का नाम बताइए। यहाँ पर जितना भी लिखा गया ये सभी लिखा है जायसी महोदय, जायसी साहब ने, मोहम्मद जायसी ने सभी को लिखा है, इसलिए उपयुक्त सभी। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है, कमल से, सरोवर से, झील से, दर्पण से। मेरे प्यारे बच्चों, जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है, किससे किया था, दर्पण से। किससे की है, दर्पण से की है। जायसी महोदय ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से की है। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, लगभग 1548, लगभग 1540, 1549, 1550। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई, लगभग 1548 में। कब हुआ था, लगभग 1548 में। सुरसागर के कवि है कबीरदास, सूरदास, नाभादास, कुमनदास। सुरसागर के कवि कहते हैं कि सुरसागर के कवि है, सुरसागर के कवि मेरे प्यारे बच्चों सूरदास है। कौन है, सूरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के, सूरदास के। कहते भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे, किस कवि के पूज्य थे। मेरे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, एक्टिव रहिए कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो किसके थे, सूरदास के। ऑप्शन नंबर डी, सूरदास के। सूरदास किस भाषा के कवि है, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली। सूरदास किस भाषा के कवि है, कहते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि है मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है। किस भाषा के, ब्रज भाषा के। खाली जगह को भरे, कछुक खात कछुक धरी, धरने गिरावट, डॉक्टर निरखत नंद रानिया, यानी सुंदरता, रूप, छवि, सकल। कहते हैं खाली जगह को भरे, कछुक खात कछु, धरने गिरावट, धरने गिरावट, डॉक्टर निरखती नंद रानिया, यानी इसमें से क्या होगा, सुंदरता होगा या रूप होगा या छवि होगा या शकल होगा। ये कविता के पंक्ति का लाइन को छांट दिया है ना, तो गिरावट छवि, क्या है, गिरावट छवि, यानी डॉट डॉट में छवि होगा। सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, उपयुक्त सभी। बताइए सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, किस काम में सूरदास का जो अभिरुचि था वह किस काम में, पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, या सभी। तो क्या हो जाएगा, सभी में। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद विठलनाथ, है ना। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे मेरे दोस्तों, महाप्रभु, महाप्रभु। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, महाप्रभु। सूरदास की कृतियों के नाम बताइए, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसरावली, उपयुक्त सभी। कहते हैं यहाँ पर क्या, सूरदास की कृतियों के नाम बताइए। सूरदास के यहाँ पर जितने भी अभी हम लोग ऑप्शन को पढ़े हैं, सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, सुरसरावली, तो ये सारे रचना जो है सूरदास महोदय ने किए हैं, इसलिए उपयुक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं, सुरसागर से, साहित्य लहरी से, राधा रसकेली से, सुरसरावली से। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए हैं मेरे दोस्तों, बताइएगा आप लोग कि सूरदास के जो पद है वो किससे लिया गया है, तो कहां से लिया गया, सुरसागर से। कहां से, सुरसागर से। सूरदास किस काल के कवि थे, मध्यकाल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, इनमें से कोई नहीं। सूरदास किस काल के कवि थे, सूरदास जो है किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास किस काल के कवि थे, इनमें से कोई नहीं। ना आदि काल का था, ना आधुनिक काल का, ना मध्य काल का। तो आप लोग बताइए किस काल के होंगे, सूरदास किस काल के कवि होंगे, है ना, इनमें से कोई नहीं। कहते हैं अब 101 नंबर क्वेश्चन, सूरदास किस काल के कवि थे, मध्य काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास जो थे वो मध्य काल के कवि थे। किस काल के, मध्य काल के। चलो सूरदास का निधन कब हुआ था, अब नया क्वेश्चन है कि सूरदास का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ था। देखो नया क्वेश्चन आपके सामने है
102 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि सूरदास का निधन कब हुआ था? 1581, 1582, 1583, 1584। मेरे प्यारे बच्चों, सूरदास का निधन 1583 में हुआ था। कब हुआ था? 1583 में। कब? 1583 में। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1477 अनुमानित, 1478 अनुमानित, 1479 अनुमानित और 1480 अनुमानित। कहने का मतलब अनुमान लगा लिया था, है ना, कि इसका जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म 1478 को माना जाता है। कन्या का अर्थ है बेटी, सेविका, दुल्हन, गोद। मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता के अंतर्गत जो है इस शब्द का अर्थ क्या होगा? कन्या। क्या है? कन्या शब्द का अर्थ क्या होगा? तो गोद। क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोद हो जाएगा। साहित्य लहरी किन की रचना है? जायसी, सूरदास, कबीर, तुलसीदास। तो साहित्य लहरी जो है किन की रचना है? तो साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी रचना है? सूरदास की। राम भति गो खरकनी में बछड़ा हित धाय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? उषा से, गांव का घर से, सूरदास के पद से, पुत्र वियोग से। मेरे प्यारे बच्चों, राम भति गो खरकनी में बछड़ा हित धाय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सूरदास के पद से। कहां से? सूरदास के पद से। विनय पत्रिका की भाषा है भोजपुरी, मैथिली, अवधी, अंतवेदी यानी ब्रज भाषा, है ना। तो विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है मेरे दोस्तों? अंतवेदी यानी ब्रज भाषा। तो विनय पत्रिका की भाषा है अंतवेदी यानी ब्रज भाषा। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? रहस्यवादी, छायावादी, अलगाववादी या समन्वयवादी। तो तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो समन्वयवादी। कौन सा? समन्वयवादी। समन्वयवादी। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? समन्वयवादी। तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल, आदि काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो तुलसीदास किस काल के कवि है? तुलसीदास किस काल के कवि है मेरे दोस्तों? भक्ति काल के। तुलसीदास किस काल के कवि है? भक्ति काल। कवितावली के रचनाकार है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। कहते हैं कवितावली के रचनाकार। कवितावली के जो रचनाकार है वह कौन है? वह तुलसीदास है। कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? तुलसीदास एवं कविता को, कबीरदास एवं सूरदास को, सूरदास एवं तुलसीदास को, जैसे एवं कबीर को। बताइए कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, ये पंक्तियां किसको अमर बनाती है? किसको मेरे प्यारे बच्चों अमर बनाती है? तो तुलसीदास एवं कविता को। तुलसीदास एवं कविता को। आप अपने एग्जाम हॉल में जो सटीक आंसर जिस क्वेश्चन का समझ में आपको आए उसी को आप क्लिक कीजिएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पर आपको कहाँ नहीं, यहाँ पर कब हुआ था सो होगा। क्या है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, है ना। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1542, 1543, 1544, 1545। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में। तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तुलसी एवं आत्माराम दुबे, लस्सी एवं आत्मा दुबे, कुल्फी एवं परमात्मा दुबे, राबड़ी एवं परमात्मा दुबे। बताइए कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हुलसी एवं आत्माराम दुबे, है ना जी। इसके माता पिताजी के नाम क्या थे? हुलसी एवं आत्माराम दुबे। तुलसीदास के पत्नी क्या नाम था? यानी तुलसीदास के पत्नी का क्या नाम था? स्वर्णावली, रत्नावली, अलंकारावली, कनकवली। तो तुलसीदास के पत्नी जो थे उसके नाम क्या थे? तुलसीदास के पत्नी का नाम क्या थे? तो रत्नावली। क्या नाम थी? रत्नावली। काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए? 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 20 वर्षों तक। काशी में कितने वर्षों तक? काशी में कितने वर्षों तक रहकर वहां पर विद्या अध्ययन किए? 15 वर्षों तक।
तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया? उर्दू एवं फारसी, संस्कृत और हिंदी, अवधी और ब्रज, अपभ्रंश और प्राकृत। बताइएगा आप लोग किसको, है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषा को अपनाया? तो अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और ब्रज भाषा को। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी तुलसीदास। तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास। नाभादास किस काल के कवि थे? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? नाभादास किस काल के कवि थे मेरे प्यारे बच्चों? नाभादास जो थे वह किस काल के कवि थे? वह भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का पुटता, करुणा का पुटता, मार्ध्युभा का पुटता या दुराग्रह का पुटता? नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, मर्यादा के स्थान पर मेरे दोस्तों क्या था? मार्ध्यु भाव का पुट था। नाभादास जी किस धारा के संत थे? शैव दर्शन के, वैष्णव दर्शन के, बौद्ध दर्शन के, जैन दर्शन के? कहते हैं कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? नाभादास किस धारा के संत थे? तो वैष्णव दर्शन के थे। किस धारा के थे? वैष्णव दर्शन के थे। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? विद्यालय द्वारा, शिक्षक द्वारा, सत्संग द्वारा, महात्मा द्वारा? नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? यानी नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया मेरे दोस्तों? तो सत्संग के द्वारा किया। नाभादास ने ज्ञान अर्जन कैसे किया? सत्संग के द्वारा। कैसे? सत्संग के द्वारा। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं आप लोग बताइए? भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं। शिवा बावनी में कितने मुक्त है? 56, 52, 60, 65? तो शिवा बावनी में कितने मुक्त है ना? कहते हैं कितने? शिवा बावनी में जो है कितने मुक्तक है? कितने? 52। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रपति शिवाजी ने, महाराज छत्रसाल, राजा रुद्रशाह, औरंगजेब? तो भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? कहते हैं भूषण को, किसको? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? किसने दिया था? राजा रुद्रशाह। राजा रुद्रशाह, पहले से तैयार रहो, राजा रुद्रशाह। छत्रसाल दशक के रचनाकार है? तुलसीदास, जयसी, भूषण, नाभादास? छत्रसाल दशक के रचनाकार है। छत्रसाल दशक के रचनाकार मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? भूषण हो जाएगा। कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? भूषण, बिहारी, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद? कहते कवित, कवित शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कवित का जो लेखक है वह कौन है? वह भूषण है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? वीर रस, रौद्र रस, करुणा रस, श्रृंगार रस? है ना? तो भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? वीर रस को प्रमुखता दी है। शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है? रसखान की, महाराणा प्रताप की, शिवाजी की, महाराजा जयसिंह की? तो शिवा बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है? शिवा बावनी में किसमें? तो शिवाजी के। किसके बारे में? शिवाजी के बारे में। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? 50 छंदों में, 52 छंदों में, 59 छंदों में, 10 छंदों में? तो बताइएगा मेरे दोस्तों कितने छंदों में? 10 छंदों में। कितने? 10। कहते हैं कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में। क्या सही है? 10 छंदों में। किन के आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? तुलसीदास के, भूषण के, ज्ञानपति के, रघुवीर सहाय के? किन के आचार्य रूप पर कवि रूप भारी पड़ गया? कवि रूप भारी पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, भूषण के। किसके? भूषण के। देखो
कविता की ये सब ऑब्जेक्टिव है। आपको यदि ज्यादा समझ में नहीं आएगा, यदि आपको इजी नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऊपर में जो गद है उनमें इतना बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, यहाँ से भी एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यदि 30 ऑब्जेक्टिव 35 भी आपको यदि बुक से हो जाता है तो बाकी व्याकरण में उतनी औकात नहीं है कि जो तुमको रोक सकता है। ठीक है, आगे को देखो। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखे। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि का नाम, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ये तीनों कवि जो है आपके पाठ्य पुस्तक में जो चैप्टर लिखा है वह नहीं दिया गया है ना, तो आपका जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद के प्रबंधक काव्य का नाम लिखे। कामयानी, आंसू, यशोधरा, रामचरितमानस। जयप्रकाश प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद होगा यहाँ पर। जयशंकर प्रसाद के प्रबंधक का नाम लिखे। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के प्रबंध काव्य का नाम बताइए क्या होगा? इसमें से क्या लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने इसमें से किसको लिखा है? कामयानी को लिखा है। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? किस वाद से? जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े थे? तो छायावाद से। जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताइए। छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, इनमें से सभी। तो जयशंकर प्रसाद के कथा संग्रह का नाम बताइए। कथा संग्रह के नाम बताइए, यानी इतने कथा को लिखे थे, यानी सभी, इनमें से सभी। जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखे। कंकाल, तितली, इरावती, इनमें से सभी। अब बताइए कि जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। इसका मतलब इनमें जो यहाँ पर जो आपको उपन्यास दिया है, कंकाल, तितली, इरावती, ये सभी लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? पुत्र वियोग, गांव का घर, तुमुल कोलाहल कला में हार जीत। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है मेरे दोस्तों? तो तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना की? गंगाधर, गजाधर, कृपाधर, कालाधर, है ना। तो जयशंकर प्रसाद ने किस उपनाम से ब्रजभाषा में सवैयों की रचना की है? सवैयों की रचना की है तो कालाधर। किसको? कालाधर। पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? है ना, मिट्टी लगने के भय से, कीड़ों के भय से, ठंड के भय से, गिरने के भय से। तो मेरे प्यारे बच्चों किसके डर से? ठंड के भय से। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। पुत्र वियोग, हार जीत, गांव का घर, इनमें से कोई नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री का नाम लिखे। सुभद्रा कुमारी चौहान, जोबाई, महादेवी वर्मा, मीराबाई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग कविता को लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग कविता को लिखी है। कवित्री सुभद्रा कुमारी का जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 को, 16 अगस्त 1904 को, 17 अगस्त 1905 को, 18 अगस्त 1906 को। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था वह 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को, 16 अगस्त 1904 को। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? गांव का घर, हार जीत, पुत्र वियोग, उषा। मेरे प्यारे बच्चों ये पुत्र वियोग कविता की पंक्ति है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1950, 1951, 1952, 1954। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, दूसरा सप्तक जो प्रकाशन हुआ था वह 1951 में। कब? 1951। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। जिस कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है वह कौन सी कविता है? वह कविता उषा है। क्या है? उषा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, अशोक वाजपेयी। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है मेरे दोस्तों? तो शमशेर बहादुर सिंह।
इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह। तो कहते हैं इतने पास अपने शीर्षक संकलन जो है किसके द्वारा लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों? शमशेर बहादुर सिंह। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? गजानन, माधव, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सिंह, अशोक वाजपेयी। तो जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का जो लेखक है वह कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? कहते हैं कहाँ हुआ था? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखे। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, इनमें से सभी। तो मुक्तिबोध के कथा साहित्य का नाम लिखे। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, अर्थात इनमें से सभी। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपथवादी, छायावादी। तो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? प्रयोगवादी। कैसे? प्रयोगवादी। रघुवीर साय ने किस विषय से एमए किया? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल। रघुवीर साय ने किस विषय से एमए किया? किस विषय से एमए किया? अंग्रेजी से। किस विषय से? अंग्रेजी से। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। रघुवीर साय, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। कहते हैं अधिनायक क्या है? अधिनायक कविता के कवि का नाम रघुवीर साय। क्या हो जाएगा? रघुवीर साय। कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? इटारसी मध्य प्रदेश, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो कवि रघुवीर साय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश। अधिनायक कैसी कविता है? गद्य कविता, व्यंग कविता, पद कविता, छायावादी कविता। तो अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता है? व्यंग कविता है। क्या है? व्यंग कविता। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। किसका? कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय। तो क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1940 को, 1 जनवरी 1937 को, 2 जनवरी 1938 को, 4 जनवरी 1939 को। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को। 1 जनवरी 1937 को। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? कहते हैं अप्रतिम है। किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? कवि और कथाकार, अभिनेता और गायक, नर्तक और तबला वादक, बांसुरी वादक और लेखक। तो किन विद्याओं में विनोद कुमार शुक्ल का अवदान अप्रतिम है? अप्रतिम है। कवि और कथाकार। कवि और कथाकार। हारजीत कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं। हारजीत कविता संग्रह से ली गई है, यानी हारजीत कविता कहाँ से ली गई है? कहीं नहीं। वहीं अधिनायक, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। हारजीत कविता संग्रह से ली गई है। तो हारजीत जो कविता है वह कहाँ से लिया गया है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, कहीं नहीं वहीं से।
अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? भक्ति काल के, छायावाद काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि है? तो अशोक वाजपेयी आधुनिक काल के कवि हैं। हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। अरुण कमल, अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानेंद्र पति। तो हार जीत कविता के कवि का नाम जो होगा वह क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी। घास में दुब का आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कौर चौहान, शमशेर बहादुर सिंह। तो घास में दुब का आकाश, घास में दुब का आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? भूषण, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर। तो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह जो है किसके द्वारा रचित है? अशोक वाजपेयी। किसके द्वारा? अशोक वाजपेयी के द्वारा। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर। तो गांव का घर शीर्षक कविता के जो लेखक है उसका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति, उसका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। 166 भेबे निकला, 67 भे गया। खींचो उसको, फोटो फोटो खींचो। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? मातृभूमि, पुत्रव्यूह, संशयत्मा, उषा। कहते हैं कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह की है? किस कविता संग्रह की है? तो मातृभूमि। क्या हो जाएगा? मातृभूमि। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस प्रांत में हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म है वह किस राज्य में, किस प्रांत में, किस प्रदेश में? झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? प्रखंड विकास पदाधिकारी, कारा अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, अंचलाधिकारी, है ना। तो ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुआ? किस पद पर पदस्थापित हुआ? तो कारा अधीक्षक। कारा अधीक्षक। युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ? 20वीं सदी के पहले दशक में, 20वीं सदी के दूसरे दशक में, 20वीं सदी के तीसरे दशक में और 20वीं सदी के 8वें दशक में। तो युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय कब हुआ मेरे दोस्तों? तो इसका उदय 20वीं सदी के 8वें दशक में। पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, गायडी मोपासा। तो पेशगी शीर्षक कहानी, पेशगी शीर्षक कहानी जो कहते हैं, पेशगी शीर्षक कहानी के जो लेखक है वह कौन है? हेनरी लोपेज। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? कहते हैं कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? गायडी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसका ऑप्शन आप क्या दे रहे हैं? कहते हैं कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1937, 1938, 1939, 1940। मेरे दोस्तों कहते हैं कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 1937 में। चेखव किस देश के रहने वाले थे? जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन। चेखव किस देश के रहने वाले थे? चेखव किस देश के रहने वाले थे मेरे दोस्तों? तो कहां के रहने वाले थे? रूस के। चेखव कहां के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। कर्वक की मौत
के कलरक का क्या नाम है? कलरक की मौत के कलरक का क्या नाम है? फ्रैंकुआ, होसेकम, ब्रोत, इवान दमिचित्र चेखोव। कहते हैं कि कलरक की मौत में कलरक का क्या नाम है मेरे दोस्तों? तो इवान दमिचित्र चेखोव। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके? दोबारा क्वेश्चन आया है। गैडी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज हो जाएगा। कलरक की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। कलरक की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम हेनरी लोपेज, अंतोन चेखव, जिद्दू कृष्णमूर्ति, गैडी मोपासा। तो बताइए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका जो काम है, क्वेश्चन है, कलरक की मौत शीर्षक कहानी का रचयिता कौन है? अंतोन चेखव। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम गैडी मोपासा, अंतोन चेखव, हेनरी लोपेज, जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो मेरे दोस्तों क्या होगा? रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी का लेखक जो है उसका नाम है गैडी मोपासा। गैडी मोपासा। और आज आपका क्वेश्चन बैंक एंड हो चुका है। अभी 2011 से लेकर 2023 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड ने पूछा था, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिए। अब आप कितना जल्द इसको सीखते हैं, कितना जल्द याद करते हैं, वह आपका समय बताएगा, आपका मेहनत बताएगा। मैं आशा करता हूं कि आज आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद उम्मीद जताएंगे कि हम 50 को 50 ठोकेंगे। बुक से पूछेगा तो फिर हम आपको हिंदी व्याकरण इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, आप लोग के बीच से विदा होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।